नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बच्चे कितने अच्छे, जी हां, बढ़ती जनसंख्या जो शुरू से किसी भी देश के विकास के लिए बाधा बनी है। और इसी के साथ देश में जब भी जनसंख्या पर बात होती है तो हिंदू मुस्लिम की बहस में उलझ जाती है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने एक बार फिर जनसंख्या पर बहस की चिंगारी को हवा देती है। संघ प्रमुख कह रहे हैं कि आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज दुनिया से नष्ट हो जाता। जनसंख्या यानी कि प्रजनन दर 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। मोहन भागवत ने हिंदू समाज की मौजूदा स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि 2.1 की जनसंख्या वृद्धि दर बनाए रखने के लिए समाज को 2 से अधिक बच्चों की आवश्यकता है। तो वहीं इस बयान पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कांग्रेस के साथ एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने सवाल उठाए हैं। कह रहे हैं जो पहले से हैं उनको तो नौकरियां दिलवा दो। और क्या भागवत ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को कुछ फायदा मिले? लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आजादी के बाद हिंदू 3 गुना और मुस्लिम 7 गुना बढ़े हैं। क्या हिंदुओं की घटती आबादी सचमुच खतरा है और क्या जरूरी है हिंदुओं को 2 से अधिक बच्चे? चर्चा करेंगे। उसके पहले सुन लेते हैं मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा और उसके प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आई हैं। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या कमी होते फार चिंता आहे. चिंतेचा विषय आहे. याचं कारण हे शास्त्र, लोकसंख्या शास्त्र जे आधुनिक ते असं सांगतं की 2.1 च्या खाली जायला लागलो तर तो समाजच नष्ट होतो. पृथ्वीच्या पाठीवर तो राहत नाही. कोणी त्याला मारेल असं नाही. तो काही नसलं संकट तरी तो समाज नष्ट होतो, पुढे चालत नाही. अनेक भाषा अशा नष्ट झाल्या, अनेक समाज असे नष्ट झाले. 2.1 च्या खाली येता कामा नये. आपल्या देशाची जनसंख्या नीती 1998 वगैरे मध्ये ठरली का 2002 मध्ये ठरली, साल माहित नाही मला, पण त्याच्यातही असं सांगतात की 2.1 च्या खाली नको. 2.1 म्हणजे 0.1 तर माणूस जन्मत नाही ना कधी. 2 पेक्षा जास्ती पाहिजे, 3 पाहिजे कमीत कमी, असं शास्त्र सांगतं. पण ही संख्या ही याकरता महत्वाची आहे की टिकलं पाहिजे की नाही. टिकलं पाहिजे असं आपल्याला सगळ्यांना वाटतं, कारण ते आपलं आहे. ते किती चांगलं आहे वाईट आहे हे मूल्यांकन नंतर असतं, ते आपलं आहे. आपण कुटुंबात हेच शिकतो ना. निर्णय प्रकार असतात व्यक्तीच्या कुटुंबात. 4 भाऊ असले, 3 भाऊ असले, 2 भाऊ असले, एक दूसरा. हम मोहन भगवत जी से पूछना चाह रहे हैं कि बच्चे पैदा करने के लिए वो क्या लोगों को देंगे, क्या कुछ देंगे? अकाउंट में डालेंगे 1500 रुपए, जो बच्चे ज्यादा पैदा करेगा उसको 1500 बढ़ के मिलेंगे? नहीं, औलाद पैदा करो स्कीम निकालेंगे क्या? टीएफआर रेट हर कम्युनिटी का गिरा है. सबसे ज्यादा टीएफआर रेट गिरा है रिलीजन वाइज मुसलमानों का, मगर अभी भी हिंदू समुदाय का टीएफआर रेट वो मुसलमानों में फर्क है. अब मगर ये जो स्टेटमेंट आज बोल रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं अगर वो सच है और आप सच ही बोलेंगे कि बच्चे पैदा करो, तो आप एक स्कीम निकाल लो कि जो इतने बच्चे पैदा करेंगे उसके अकाउंट में हम लोग 2000 डालेंगे, कितना डालेंगे, क्या डालेंगे वो डिसाइड कर. तो मोहन भागवत के इस बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, राजनीति भी गर्मा रही है। विपक्ष के निशाने पर एक बार फिर बीजेपी और आरएसएस आ गए। चर्चा करेंगे, खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता हिमानी सिंह जुड़ गई है चर्चा में, और मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से प्रियंका दुबे हमारे साथ जुड़ गई हैं। वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। शुरुआत प्रियंका जी आपसे करना चाहूंगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान हिंदुत्व और सांप्रदायिकता को लेकर तो वैसे ही विपक्ष के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस रहता ही हमेशा, लेकिन भागवत के इस बयान के बाद से एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। वो कह रहे हैं हिंदुओं की जो जनसंख्या घट रही है वो खतरा है, और प्रजनन दर को लेकर वो चिंता जता रहे हैं। 2 से अधिक बच्चे करने की बात वो कह रहे हैं, अपील की जा रही है, और इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया? नमस्कार, सभी बहनों को मेरा प्रणाम।
अगर हम बात करें परम पूज्य सर शंकर चालक जी का जो स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने एक अपना रिपोर्ट जो अपना सर्वे अकॉर्डिंग और जो आरएसएस का कार्य होता है कि वो सतत सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण से संबंधित और दूसरे विषयों को जो कि हमारे जन जागरण के होते हैं, उनको उठा के सदैव कार्य करता आया है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए माननीय संघ चालक जी का ये स्टेटमेंट आया है कि जिस भी समुदाय की या जिसकी भी जनसंख्या दर अगर हम बात करें 2.1 यानी फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम हो जाती है, तो उन्होंने कहा 0.1 छोड़ो, इट्स ओके, बट 2 से कम अगर हो जाती है तो वो इतिहास गवाह है कि वो संस्कृति, वो धरोहर, वो विरासत धीरे धीरे विलुप्त तो होती चली जाती है। उसको संरक्षित करने के हिसाब से उन्होंने ये जो विजन है वो मतलब अगर हम बात करें 2050 को लेकर के उन्होंने ये चिंता अपनी जाहिर करी। और ये अगर मैं बात करूं तो यूथ इंडिया रिपोर्ट जो आई है उसको भी अगर अपन देखेंगे तो अगर उसमें भी ये चीज सर्वे में निकल करके आया है कि अगर आज अगर इस चीज के ऊपर विचार नहीं किया जाता है और अपन फर्टिलिटी रेट को 2.1 से भी कम लेकर के जाते हैं तो भविष्य में 100 में से 45 लोग जो हैं वो बुजुर्ग यानी 60 साल से ऊपर के होंगे। 2050 की कल्पना ये की गई है। तो जब ऊपर होंगे तो नेचुरली ये समस्या जर्मनी में, जापान में, चाइना में भी देखी गई है, जिसमें कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान भी जर्मनी में आप सुन सकते हैं कि जर्मनी जो है वो बुजुर्गों का देश है और हमारे पास में यूथ जो है, ऊर्जा जो है उसको अगर हम यूज करना चाहें तो उसको यूटिलाइज करके अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ओर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं। जो भारत या मध्य प्रदेश में आपको यूथ पावर मिलेगा और जर्मनी की टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो जो माननीय संघ चालक जी का जो बयान आया है वो उस चिंता को जाहिर करते हुए, उस सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी तो ये भी है ना जैसा प्रियंका कि जी संघ कि हम कार्य बढ़ती रहा है। जनसंख्या को हमारे विकास के लिए, देश के विकास के लिए खतरा बता रहे हैं कि जनसंख्या ना बढ़े, लोग जागरूक हो, इसका ध्यान रखा जाए। क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के बिल्कुल विकास में बाधा बनते हैं, आर्थिक रूप से भी कई चीजों का एक बड़े लेवल पर इसको प्लानिंग करनी होती है, किस तरह से किया जाएगा। तो कैसे कर पाएगी सरकार? अगर इस पर जोर भी दिया जाता है, काम भी किया जाता है, तो कैसे? देखिए प्रशीता बहन, अगर हम बात करें जैसे माननीय संघ चालक जी का बयान जो आया है वो एक पूरे सभी समाज सर्वधर्म समभाव को लेकर के आया है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं आया है। परंतु जो उन्होंने स्पष्ट कहा है 2 से 3 बच्चे, तो नॉर्मली हमारा स्लोगन पुराना चला आ रहा है, ये कोई आज की बात नहीं है। हम दो हमारे दो का स्लोगन आज का नहीं है, ये पुराना चल रहा है। और उसके ऊपर कार्य भी जिनको उसको अप्लाई करना था उन्होंने उसको अप्लाई किया, जिसको उसको मानना था उन्होंने उसको माना, जिन्होंने उनको नहीं मानना था उन्होंने नहीं माना। उन्होंने अपना एक दृष्टिकोण भविष्य की चिंता को जाहिर करते, दूरदर्शिता को देखते हुए रखा है। इसे कितना अप्लाई करना है, कितना नहीं करना है, ये जनता का और उनके जागरण का विषय है। उसे वो किस गंभीरता से लेते हैं, नहीं लेते हैं, ये हमारी यहाँ की जनसंख्या तय करेगी। परंतु हम तो, हमारे दो का स्लोगन तो पुराना है, कोई आज की ये बात तो नहीं है। परंतु हाँ, ये आज हाईलाइटेड इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि माननीय संघ चालक जी ने इसको, परम पूज्य जी ने इस बात को कहा है, तो उसमें कुछ लोगों को राजनीति करना है और उसके ऊपर उनको कुछ कमेंट करना है। पर हम तो, हमारे दो भी इसी देश में रहते हैं और हम तो हमारे 100 भी इस देश में रहते हैं। तो अपन किसी की किस प्रकार की मानसिकता है ये तो वो खुद निर्धारित करेगा ना कि उसको किस प्रकार का जीवन शैली व्यतीत करना है। ये एक बात की बात है। परंतु उन्होंने अपना एक भविष्य को लेकर चिंता जाहिर करी है, उसे हम किस रूप से लेते हैं हम और आप तय करेंगे। साथ में से महिलाओं का भी देखा जाता है, आज 22 साल तक बच्चियां पढ़ाई कर रही हैं, फिर कैरियर है और उसके बाद में 30 इयर्स के बाद में तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 30 साल के बाद में महिलाओं की फर्टिलिटी रेट्स पे भी डिफरेंस आ जाता है, महिलाओं की भी दूसरे भी इश्यूज शुरू हो जाते हैं, तो वो स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है। तो इन सारी चीजों को चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने अपना एक ओपिनियन दिया है कि इस तरीके से है और ये आगे की स्थिति बनेगी। अब इसको हम किस रूप से ग्रहण करते हैं ये हमारी खुद की मनोदशा है। कांग्रेस कह रही है जो पहले से हैं उनको तो नौकरियां दिलवा दो। मोहन भागवत, पीएम मोदी, सीएम योगी सबसे पहले ये शुरुआत करें। और जिस तरह प्रियंका जी का कहना है कि ये सिर्फ उन्हें चिंता जताई है आगे की परिस्थितियों को देखते हुए, और साइंटिफिकली उन्होंने बताया है कि अगर ये रेट 2.1 के नीचे जाता है तो वो अपने आप ही वो समाज खत्म हो जाता है। इतिहास इसके लिए गवाह है। इस पर राजनीति करने की आवश्यकता क्या है?
आपने जिसने भी थोड़ा बहुत कॉमर्स या स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा, उसमें इकोनॉमिक्स में भी क्वालिटी और क्वांटिटी करके एक टर्म यूज किया जाता है। तो अगर किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है और वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा नहीं होता तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। तो किसी भी समाज के लिए अगर इस क्वालिटी और क्वांटिटी वाले टर्म को यूज करके देखेंगे तो अगर आपने अपने घर में 2 या 2 से अधिक या जितने भी सरसंघ चालक के हिसाब से हिंदुस्तान की और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं उतने बच्चे पैदा किए और उनको हम एक अच्छा रोजगार नहीं दे पाए। तो जैसा कि अभी प्रियंका जी ने उदाहरण दिया था जर्मनी, जापान और चाइना का, वहां पर स्थिति ये है कि वो अर्थव्यवस्था के मामले में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। उनके पास बहुत सारे रोजगार के माध्यम है और उनके पास उन जगहों पर काम करने के लिए लोग नहीं है। तो क्या ये एक विजन है कि यहाँ हम 2, 3, 4, 5 बच्चे पैदा करेंगे और उनको चाइना, जर्मनी और जापान भेज दिया करेंगे नौकरी करने के लिए? तो सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है किसी भी समाज को विकसित होने के लिए, अगर आप इसको नेगेटिवली ना भी देखें, कि जो हमारी संरक्षण के लिए जरूरी है। 4 बच्चे भूखे घर में बैठे हुए हिंदू धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे, समाज के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे और किसी भी तरीके से बेहतर साबित नहीं हो पाएंगे। कल को वो उनमें से कोई चोर बन जाएगा, कोई स्मगलर बन जाएगा, कोई चेन स्नैचिंग करने लगेगा, कोई ड्रग्स लेने लगेगा डिप्रेशन में आके। तो इस तरह के समाज का निर्माण नहीं चाहते तो हम। ये हर वर्ग के लिए अप्लाई होता है ना, हर किसी भी को ये वर्ग के ध्यान लिए में नहीं, रखना मैं समाज की बात कर रही हूँ प्रेषिता जी, मैं समाज की बात कर रही हूँ कि किसी भी समाज में यदि पर्याप्त शिक्षा के, रोजगार के और अपने जीवन यापन को ठीक ढंग से चलाने के साधन नहीं है तो आप क्वांटिटी बढ़ा लीजिए तो फिर अपराध बढ़ेंगे, फिर आप दूसरे टॉपिक्स पे डिबेट करने के लिए आपको ज्यादा समय मिलेगा, आप बलात्कार के बारे में ज्यादा डिबेट्स कर पाएंगे, आप ड्रग्स के बारे में ज्यादा डिबेट कर पाएंगे, आप चोरी, चैन स्नैचिंग, इन चीजों के बारे में ज्यादा डिबेट कर पाएंगे। तो अगर किसी भी समाज को स्वस्थ रूप से आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें चिंता जतानी होगी दोनों चीजों को लेकर। और ये जो सरकार की तरफ से लोग हैं, जैसे प्रियंका जी अगर संघ को की बातों का पक्ष रखने के लिए आई हैं तो सत्ता पक्ष को ही मानूंगी मैं उनको, तो उनको दोनों चीजों के बारे में चिंता जतानी चाहिए कि जो भी समाज हमारे यहाँ जन्म ले, आगे आने वाली पीढ़ी हो, उसके जीवन यापन के लिए पर्याप्त सुविधाएं, रोजगार, शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। जी कल्पना जी, आपकी प्रतिक्रिया कैसे समझती, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है जनसंख्या का और लंबे समय से इस पर बहस होती आई है। हमारे देश में बढ़ती जनसंख्या संकट, खतरा इसे बताया जाता है क्योंकि विकास नहीं हो पाता है, डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, आर्थिक रूप से, सामाजिक स्तर पर, रोजगार, तमाम मोर्चे पर चर्चा होती है। लेकिन वही इस तरह का भी चर्चाएं हैं कि हिंदू धर्म में या हिंदू लोगों की जो आबादी है वो घट रही है, तो ये चिंता का विषय हो गया है। जिस तरह मोहन भागवत ने कहा है कि आने वाले साल में क्या परिस्थितियां बनेंगी, इसलिए जरूरी है कि हिंदू 2 से अधिक बच्चे करें। ये बहस इसी में उलझ जाती है हिंदू मुस्लिम को लेकर, क्योंकि ओवैसी फिर उधर से कुछ कह देते हैं। प्रिशिता, मुझे एक बात समझ नहीं आई, इस विषय को लेकर जितना हल्ला क्यों मचाया जा रहा है ये मेरे को अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये वही कांग्रेस है और ये वही ओबीसी है जो खुद जब एक समुदाय की जनसंख्या की बात आती है तो उस समय इस तरह की बातों का खंडन करते हैं, कहते हैं ये तो अल्लाह की देन है, और जब ये हिंदू कोई संगठन इस तरह की बात करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। मेरे हिसाब से जनसंख्या सबके लिए नियंत्रण बहुत आवश्यक है, वो सब धर्मों के लिए, इसीलिए समान नागरिकता कानून जो है वो उसको ला देना चाहिए ताकि सबके लिए समान अधिकारों की बात हो सके, सबको समानता की बात हो सके। जब एक धर्म को विशेष टारगेट करके कहा जाता है कि नहीं, ओबीसी जैसे व्यक्ति को मुझे ऐसा लगता है इस विषय में स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो एक तरफ जब भी कोई इस तरह की कोई बात आती है, आज तक उन्होंने कभी जनसंख्या को लेकर कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया जिसमें ये कहा जा सके कि वो जनसंख्या बढ़ने के विरोध ही है। तो जब इस तरह का आप विरोध नहीं करते हैं, जब स्पेशली किसी समुदाय को लेकर ये बात कही जाती है तो इसका जरूर विरोध होना चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनसंख्या किसी भी स्तर पे अगर बढ़ती है तो वो जरूर गलत उसको समझा जाएगा, क्योंकि हमारा अगर भारत की जनसंख्या की मैं बात करूं वो दिन पे दिन वैसे ही बढ़ती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है आज की जो मांग है वो जनसंख्या नियंत्रण कानून की होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सभी धर्मों के लिए समान नियम होने चाहिए, जिसको लेकर के कोई भी बात नहीं करता ही नहीं। आप देखिए कांग्रेस जब इस नियम को लेकर आई तो उस समय संविधान में संशोधन क्यों कर दिया गया कि एक विशेष धर्म को टारगेट करके कि आप बढ़ा सकते हो और आप नहीं बढ़ा सकते। अगर नसबंदी की बात करी तो विशेष
समुदाय के लोगों का नसबंदी कर दी गई, क्या इस पर आवाज नहीं उठनी चाहिए थी? तो ये सारे वो विषय हैं जिसको लेकर के कांग्रेस को भी सामने आना चाहिए और एकजुट होकर जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करना चाहिए सभी धर्मों के लिए। लेकिन अगर मोहन भागवत जी ये बात कहते हैं और सिर्फ एक धर्म को लेकर के टारगेट उनको किया जाता है, तो प्रीशिता मैं सहमत नहीं होती। सब धर्मों के लिए सेम एक जैसा नियम होना चाहिए, एक जैसा कानून होना चाहिए। और 3 अगर बच्चों की बात है तो वो किसी भी समुदाय के लोगों की नहीं बढ़नी चाहिए, तो समर्थन मैं कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप बोले कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही जनसंख्या बढ़ने से खतरा हो जाएगा, उनकी शिक्षा के स्तर की बात करते हैं, क्या मुस्लिम धर्म की, बेरोजगारी की, क्या उनके स्वास्थ्य की, क्या उनको चोर बनाने के लिए हम लोग निकले हैं? ऐसा तो नहीं है। उनके लिए भी वही नियम लागू होते हैं, उनको भी शिक्षित होना चाहिए, उनके लिए भी समान देश के जितने भी अधिकार हैं उनको मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो हम उस धर्म को क्यों भूल जाएं? फिर उनके लिए भी यही नियम हो कि आप सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर सकते हैं, तो सहमति होनी चाहिए। तो जब एक धर्म को टारगेट करके किसी एक स्टेटमेंट का विरोध दर्ज कराया जाता है, तो प्रीशिता जरूर गौर करने की आवश्यकता है। ये सबके लिए समानता से बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत उचित होता। संविधान में जिस समय ये संशोधन किया गया उसी समय इन विषयों को गौर करना चाहिए था। आज कांग्रेस और ओबीसी जैसा व्यक्ति इस स्टेटमेंट पे अगर अपना कोई प्रतिक्रिया देता है तो मुझे जरूर अफसोस होता है। लेकिन प्रीशिता, जिस तरह भागवत जी ने साइंटिफिकली इसको बताया, फर्टिलिटी रेट को लेकर जो चिंता उन्होंने जताई है 2.1 से नीचे अगर है तो वो समाज खत्म हो जाएगा, इसको लेकर उन्होंने कहा है कि इतिहास भी गवाह है। आपको क्या लगता है ये वाकई में इस तरह की चीजें होती है? और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जब हम बात करते हैं और फिर ये जब बहस हिंदू मुस्लिम में हो जाती है तो शायद हिंदुओं ने इसको ज्यादा सीरियसली ले लिया है, तो फिर चिंता जतानी पड़ रही है भागवत जी। आप मुझे एक चीज बताइए कि हिंदू अगर जनसंख्या प्रतिशत है वो 3% बढ़ा और किसी एक विशेष समुदाय का 7% बढ़ता है, तो आने वाले समय में क्या ये चिंता का विषय नहीं हो सकता? इस विषय को लेकर अगर बात कही गई है तो मुझे ऐसा लगता है उसको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है। और उस पर मैं आपसे फिर यही कहूंगी कि मैं जनसंख्या बढ़ने का कभी भी समर्थन नहीं करती, लेकिन मैं सिर्फ एक समुदाय को टारगेट अगर किया जाए या उनके किसी स्टेटमेंट को लेकर के इस तरह की चीजों का विरोध दर्ज करा जाए तो मैं जरूर उसका खंडन करती हूँ। हमको सबके लिए समानता की बात करने की आवश्यकता है और कांग्रेस को इसका साथ देना चाहिए। अगर सरकार इस नियम कानून को नहीं ला पा रही है तो खुद आवाज उठाएं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून सबके लिए लागू होना चाहिए और आप सदन में ये मांग रखें कि इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। तो हम शान से कह सकते हैं कि हाँ, कांग्रेस की एक बहुत अच्छी पहल रही। जो गलतियां की हैं उनसे हमने सबक सीखा और आने वाले समय में इस तरह की कोई गलतियां ना हो, हम काम कर रहे हैं। हिमानी जी। प्रीशिता, कल्पना जी ने जो बातें कही मैं उनसे 100% पूरी तरह से सहमत हूँ और बिल्कुल मैं ये सोचती हूँ कि ओवैसी जी जो बयान देते हैं, क्योंकि ओवैसी जी एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं और उसी पार्टी के संबंधित बयान देते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरे देश की, पूरे समाज की, हर वर्ग की राजनीति करती है। तो मैंने अपने हर वक्तव्य में बिल्कुल जिक्र किया कि पूरे समाज के लिए, बिल्कुल पूरे देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, सत्ता पक्ष में होने के नाते सभी की जवाबदारी बनती है कि ठीक है, अगर ऐसा कोई रेशियो बन रहा है कि हमारी जनसंख्या किसी एक वर्ग की कम हो रही है तो उसको लुप्त होने से पहले हमें जागरूक हो जाना चाहिए। लेकिन अच्छे समाज के लिए मैंने आपको दूसरे उदाहरण भी बताए कि सिर्फ बच्चे पैदा करके गिनती बढ़ा के हम स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते। हम किसी की मतलब क्या बोल सकते हैं, होड़ में आकर अपने लिए उस तरह की परिस्थितियां हम ये देखकर नहीं कर सकते कि उसके यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो हम हमारे यहाँ पर ऐसा करें। बिल्कुल, अगर आप बात करें कि अभी जो सत्ता पक्ष में है, मैंने इसीलिए बोला था कि मोहन भागवत जी के बयान का समर्थन करने के लिए यदि प्रियंका जी बैठी हैं तो मैं उन्हें सत्ता पक्ष की तरफ से मान रही हूँ, तो उनको बिल्कुल इन सभी चीजों के बारे में चिंतित होना चाहिए। और मेरा ये आरोप है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी भी मुद्दे को पूरी तरह से निर्णायक स्थिति में ले जाने की कभी पक्षधर नहीं रहती। वो सांप्रदायिकता को हमेशा एक जलती हुई चिंगारी की तरह देश में भड़काने के लिए और अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए यूज करना चाहती है, किसी भी निर्णायक स्थिति पर पहुंचाने के लिए नहीं। वो सिर्फ इस तरह के बयान देकर, चिंगारी लगाकर, आग लगाकर सिर्फ देश में अपना वोट बैंक पक्का करने का काम करते हैं। तो अगर कल्पना जी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से कुछ गलतियां हुई तो सत्ता पक्ष को गलतियां सुधारनी चाहिए। हिंदुत्व की पैरवी करते हैं तो ये तो जनसंख्या तो घट रही है, वोट बैंक तो घट रहा है उनका। प्रियंका जी, सत्ता पक्ष को अपनी इन गलतियों को सुधार के अपना परचम ऊंचा कर लेना चाहिए। जी प्रियंका जी। बिल्कुल सही कहा। मैं हिमानी बहन से इस बात से 100% सहमत हूँ कि सत्ता पक्ष को गलतियां सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। जैसे 370 की गलती को सुधारा गया,
पूरा एक देश, एक प्रधान, एक निशान, एक संविधान किया गया। यूसीसी की पैरवी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, परंतु विरोध कौन करता है? वक्फ बोर्ड किसने पोषित किया, मुस्लिम बोर्ड किसने पोषित किया, ये मुझे अभी बताने की आवश्यकता नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ ये भी बिल्कुल सही, जनसंख्या नियंत्रण बिल की जब भारतीय जनता पार्टी ने बात करी तो उसका सबसे पहले विरोध किसने प्रकट किया? किसने कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जिम्मेदारी? ये किसने प्रमोट किया? इस पे भी चर्चा कर लीजिए। अगर मैं और अगर चिंतन की बात करती हूँ तो जिन वर्गों को लेकर के अगर डेमोग्राफी चेंज किया गया, बिहार का, केरल का, ये मैं नहीं कह रही, वहां के राज्य मंत्रियों ने की स्टेटमेंट है कि डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हुआ, किस तरीके से एक विशेष वर्ग जो है वो ओबीसी में कन्वर्ट किया गया, ओबीसी का उनको प्रॉफिट्स दिए गए, किस तरीके से वहां की डेमोग्राफी को चेंज करते हैं, किस तरीके से उसका राजनीतिकरण किया जाता है, किस तरीके से जातिगत जनगणना करके लोगों को बहलाने की, बहकाने की कोशिश की जाती है। ये बिल्कुल सत्य कह रही हैं हमारी हिमानी बहन कि गलतियों को सुधार करके आगे सरकार को बढ़ना पड़ेगा, और मैं खुद भी इस चीज की पैरवी करती हूँ। माननीय संघचालक जी का जो भी स्टेटमेंट आया है वो 2.1 पे आया, परंतु हम जिनकी बात मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारे देश में दो प्रकार के लोग हैं, हम दो हमारे दो, जो अप्लाई भी कर रहे हैं, ग्रीन कार्ड की फैसिलिटी भी ले रहे हैं, नसबंदी भी करा रहे हैं, सारी चीजों को अप्लाई कर रहे हैं, और हमारे पास में ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम दो और हमारे 100। अब उन्हें आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, उन्हें आप कैसे समझाएं, क्योंकि यहाँ तो तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है ना, तो उस समय पे आप कैसे वही तो बात है कि वोट बैंक की राजनीति, कोई हमें कहता है कि हमें सिर्फ 15 नहीं मिनट करना ना, दे दीजिए, सरकार हम एक कोई 30 कानून करोड़ ला दे, कैसे हम बता देंगे। हाँ। हम 30 करोड़ 120 करोड़ से ज्यादा कैसे किस पे भारी पड़ेंगे ये हम बता देंगे। ऐसे स्टेटमेंट देने वाले भी नेता है और इनका समर्थन करने वाले भी नेता है, और इनके नेताओं के भाषणों को प्रमोट करने वाले भी लोग हैं, समर्थन देने वाले भी लोग हैं। ये जो मुद्दा है प्रियंका जी, वो हमारे देश के विकास से, समझना कठिन देश में रहने वाले हर एक नागरिक के विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनसंख्या का। और मुझे नहीं लगता है इस पर किसी भी तरह की राजनीतिक बहस होना जरूरी है, या फिर तभी कोई समझेगा सत्ता पक्ष या विपक्ष। इस पर एक ठोस कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या खतरा है, इसके कई साइड इफेक्ट है और हम ये शुरू से जानते हैं। लेकिन आज तक सरकार किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, मैं किसी का एक का नहीं बोलूंगी, किसी ने भी इस पर कोई ठोस पहल नहीं की है। बिल्कुल प्रशिता बहन, अगर मैं आपको बात करूं, हमारे संसाधनों पर हमारे देश पे पहला अधिकार हमारे नागरिक का होता है। जब नागरिकता संशोधन अधिनियम आया तब आपको भी मालूम है किस तरीके से किसने कितना विरोध जताया। एनआरसी तो अभी लागू नहीं हुआ है, उसके नाम से किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया गया, भय फैलाया गया, और किस प्रकार से उसके ऊपर राजनीति की जा रही है ये आप भी जानते हैं। हम कहते हैं अगर हमारे यहाँ आके घुसपैठिया घुस गए हैं और अगर हम उसका इंडेक्सिंग करना चाहते हैं तो क्या परेशानी? भाई मेरे देश का व्यक्ति मेरे देश में रहे और सुरक्षित रहे और मेरे संसाधनों का सही तरीके से उपभोग करे, इसमें क्या गलत है? अगर हम घुसपैठियों को बाहर करना चाहते हैं तो इसमें क्या समस्या है? अगर मैं बात करूं आज डेट में 3 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिए आ चुके हैं अलग अलग माध्यमों से। अगर हम बात करें सीमा हैदर का तो मामला सबने देखा है, क्या हो पाया? अगर ऐसी चीजों को लेकर के अगर हम चर्चा करने बैठेंगे तो बहुत विस्तार से चर्चा हो जाएगी, परंतु विचार करना है कि हमारा विचार करना और सभी को करना पड़ेगा, जिम्मेदारी सबकी बनती है, विपक्ष सत्ता पक्ष सभी की, हर एक नागरिक की। विमानी जी छोटा सा जवाब, कल्पना जी का रुख करूंगी। जी बिल्कुल, अभी प्रियंका जी ने बहकावे की बात करी, तो जैसे सीमा हैदर की बात करी है, बिल्कुल शुद्ध रूप से घुसपैठिया थी। सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थी, देश में सरकार बीजेपी की है, क्यों नहीं उसको बाहर कर दिया? वो भी देश में रह रही है। घुसपैठियों के बारे में जो एनआरसी कानून था उसके बारे में ऐसी कोई बहकावे की स्थिति नहीं है। आप हम सब एक मत में है कि जो लोग बाहर से आए हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको बाहर निकालना चाहिए। पर मैं वही बोल रही हूँ कि ये सब चीजें जो भी चीजें ये लोग लागू करना चाहते हैं वो बिना किसी विपक्ष के विरोध के बावजूद, चाहे किसान कानून हो, चाहे 370 हो या कुछ भी हो, वो लागू कर लेते हैं। जिन मुद्दों को ये आग लगाने के लिए, भटकाए रखने के लिए, राजनीति के लिए। कल्पना जी समय की कमी, एक छोटा सा जवाब, लेकिन महत्वपूर्ण है इस पर चर्चा होना। डेमोग्राफी का सवाल है, देश की उदाहरण है हमारे सामने बांग्लादेश और पाकिस्तान, छोटा सा जवाब। बिल्कुल प्रिशिता, बहुत सोच समझकर कदम उठाने की आवश्यकता है, कठोर कानून की आवश्यकता है, सबके लिए आवश्यकता है। अगर इस देश में भविष्य में आप पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं बनने देना चाहते हैं, इसके लिए बहुत जरूरी है कि सबके लिए एक जैसा नियम, एक जैसे कानून
होने आवश्यक है, वरना आने वाला समय वो होगा कि हमें घर से निकाला जाएगा और आप और हम फिर से मूक दर्शक बनकर उस सारी त्रासदी को झेलेंगे जो शायद हम अपने भविष्य में अपने बच्चों को बताने की स्थिति में भी ना रहे। तो मुझे ऐसा लगता है इसको गंभीरता से समझने की आवश्यकता है और नियमों को कठोर बनाकर सबके लिए एक जैसा इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठोस रणनीति बनाकर ही इस पर काम किया जा सकता है, सीधी बात है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बढ़ती जनसंख्या तो खतरा है, लेकिन किसी विशेष समुदाय को या वर्ग को लेकर इस तरह के बयान सामने आते हैं तो उस पर राजनीति भी होती है। जिस तरह भागवत ने कहा कि हिंदुओं को 2 से अधिक बच्चे करने हैं, लेकिन इसके कई सारे मायने निकाले जाएंगे। अब सरकार इस पर क्या आगे रणनीति बनाती है, जनसंख्या कानून को लेकर, बढ़ती जनसंख्या को लेकर, या किसी एक विशेष समुदाय की जनसंख्या को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।